नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन सिंह भदौरिया साहब बीजेपी से, राजीव खुराना सर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस। सर, आपको राजीव खुराना सर, पहले तो मैं आपको सॉरी बोलता हूं कि मैंने आपको काफी सुबेरे उठा दिया और नहीं भदौरिया साहब, नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस समय इंडिया में हूँ। अच्छा, मैं अब तक वही सोचा था कि यार दैट यू आर इन टेक्सास। एनीवेज, आई एम नहीं रॉन्ग। हाँ, इंडिया आया हूँ। ओके। भदौरिया साहब, सबसे पहला प्रश्न आपसे ही है कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? देखिए संकेत जी, सरकार बिल्कुल इसके ऊपर शुरू से ही निगाह बनाए हैं। और अभी हमारे मंत्री भी जब बांग्लादेश का दौरा करके आए हैं, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी इसके ऊपर सख्त रवैया अपना अपनाया हुआ है और वहां की सरकार को बिल्कुल सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप वहां के हिंदुओं की रक्षा करें। ये आपकी सरकार का दायित्व बनता है। तो ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमारे देश के ही अंदर, विदेश की तो हम बात छोड़ दें, हमारे देश के ही अंदर जो एक सेकुलर बाजी जो बैठे हैं, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, वो अगर यहाँ देश के अंदर किसी भी मुसलमान पे, किसी पे अगर कुछ ऐसा हो जाए तो सड़कें जाम कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहा है। मगर जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है, जो वहां भी अल्पसंख्यक हैं, उसके ऊपर सारे के सारे मुंह बंद करके बैठे हैं। सोनिया गांधी जो कभी बटाला हाउस में पूरी रात सोई नहीं थी, पूरी रात रोई थी 13 उग्रवादियों के कत्ल पे, वो तो एक कानून के तहत उनका इनकाउंटर हुआ था, उस पे जो है ना सोनिया गांधी पूरी रात नहीं सो पाई थी, रोती रही थी। मगर वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को कब्जा किया जा रहा है। मगर इस पे उनकी न तो रोना तो दूर की बात है, चुप्पी भी नहीं खुल रही है, ट्वीट भी नहीं कर रही है। ये हाल आज कांग्रेस पार्टी का है। मगर हिंदुस्तान में ये जो है ना, आज देखिए आप, संसद चल रही है, संसद सदन को नहीं चलने दे रहे, जिसका पर डे का 9 करोड़ रुपए का खर्चा है एक दिन का, उस सदन को चलने नहीं दे रहे लोग, क्योंकि इन्हें देश की उन्नति से, देश की प्रगति से, देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वो सत्ता लेने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे। सबसे बड़ी बात से आपको मैं एक संकेत जी बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी की लगाम जो है, कमान है, वो अमेरिका में बैठे जॉर्ज सुरेश, उनके हाथ में है। वो वहां से जो फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग के हिसाब से यहाँ ये सदन में इतना विद्रोह फैलाए। आप देखिए, आप तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उन्होंने भी कह दिया कि विदेशी ताकतें हमारे देश में इस तरह का माहौल करवा रही है कि हमारे देश की उन्नति नहीं होने दे रही। जी भदौरिया साहब, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। ये तो सेकुलर पार्टियों का था ही, और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि सर, बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं ना, जो 1% वहां पर बचे हुए हैं, उनमें से अधिकांश जो हैं, दे बिलोंग टू, मोस्ट ऑफ देम, 90% ऑफ देम बिलोंग टू SC एंड ST कम्युनिटी। उनके लिए यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जी कभी नहीं बोले, कभी रोने के लिए नहीं गए। अच्छा, यहाँ पे कहा क्या जाता है, यूजली जो एक लेम एक्सक्यूज दिया जाता है कि भाई दूसरे देश का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए संकेत जी, बड़ी एक अच्छी बात है। मैं आपको बड़ा एक अहम बात बताना चाहूंगा। चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, या कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बंगाल में बैठी ममता बनर्जी हो, इनका वोट बैंक एक ही है, वो है मुस्लिम। मुस्लिम समाज इनका वोट बैंक है। तो मुस्लिम समाज के प्रति ये कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, वो चाहे हिंदुस्तान में कितना भी बड़ी भी गलती कर दें, चाहे विदेश में करें। हाँ, दूसरी तरफ हिंदुओं से गलती ना हो, फिर भी ये ढूंढते रहते हैं कि हिंदुत्व को किस तरह से टोल करना है, किस तरह से वो अपना एक वहां राजनीतिक स्वरूपा छोड़ना है। आपने देखा होगा, आज से 2 साल पहले एक हाथरस में एक दलित लड़की मृत्यु हुई थी। हालांकि उसमें जो वहां के गांव, मैं भी उस गांव में गया था, पूरा जो जानकारी लेके आया था कि वो लड़की के एक्चुअली उस गांव के कुछ लड़के थे जिनके साथ अफेयर था।
और वो अफेयर में ही जो कुछ हुआ, जैसा भी हुआ हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं। मगर उस दलित के नाम पे ये कांग्रेसी, ये रावण, इन्होंने क्या तांडव मचाया था। 15 दिन वहां ये बना दिया था जैसे कोई कुंभ का मेला हो। मगर वही दलित की लड़की, अगर कोई मुस्लिम लड़का उसको उठा ले जाता है, उसके साथ रेप करता है, तो ये रावण बोलता है, ना अखिलेश यादव बोलते हैं। अगर हिंदू कहीं दूसरी जगह गलती हो गई तो इनको सबको मौका मिलता है। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की ये ट्रस्टीकरण की राजनीति है। तो अब देश इस बात को जान चुका है। देश इसलिए अब इनको मौका नहीं दे रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2 बार की इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी 240 पे आई और इन लोगों को फिर भी सत्ता के नजदीक नहीं आने दिया। इसी तरह से आप देखो कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है, हमने 9 सीटों में से 7 सीटें जीती है। महाराष्ट्र में कितनी बड़ी जीत हमने हासिल करी है। नहीं, मैं सीटों के विषय में आपको बता दूं, जिनके लिए कुर्सी के लिए आप लोग लड़ते हैं वो हाड़ मास, मतलब वो लकड़ी की है, हम हाड़ मास के इंसान हैं, कहने का अर्थ इतना सा था। और दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं अपने तरफ से उत्तर देना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई विदेश का है मामला, हम क्या करें, तो फिलिस्तीन पे क्यों रो रहा है भाई? विदेश का है तो फिलिस्तीन पे मत रहो। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अगर संभल में मतलब सर्वे भी हो रहा है तो भी पेट में दर्द है। लेकिन अगर बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन के तोड़े जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी पे एक एग्जांपल आपको और देता हूं। कई सेकुलरवादी जिनके मैं बहुत खिलाफ हूं, मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था कि मैं हूं काफर, बुतप्रस्त, रामभक्त, राजभक्त, संघ चतुर्वेदी। सर देखिए, कहा जाता है कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है, जो अभी वहां पे जो हो रहा है वो होने दो। तो मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो हो रहा है, जैसे मान लो नमाज हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलिस्तीन गाजा में काय को लड़ रहे हो? ओवैसी पार्लियामेंट में भारत के क्यों खड़े होकर के बोल रहे हैं जय फिलिस्तीन? इन्हें अथॉरिटी है। खैर खुराना साहब ने अब तक नहीं बोला। खुराना साहब, आपको क्या लगता है कि ये सब जो हुआ है इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या ताकतें हैं, और भारत सरकार का रुख पे आपका क्या मतलब जो आपने देखा ओवरऑल आपका विजन क्या है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ अमेरिका से हो रहा है। अमेरिका में डीप स्टेट, जो प्रेत राज्य कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि डीप स्टेट बार बार बोलते हैं तो हमारी जो पेनिट्रेशन है वो लो हो जाती है। तो ये जो डीप स्टेट है, ये क्या है आप समझो। अभी आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और इंडिया का रुख भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम अमेरिका में है, अमेरिका में जो डेमोक्रेट हैं वो हार चुके हैं और रिपब्लिक की तरफ से ट्रंप जीत चुका है। अब क्या प्रॉब्लम है, अभी ट्रंप ने 20 जनवरी को ओथ लेनी है। अभी तक कार्यवाहक वही हैं डेमोक्रेट, जो बाइडन। एक्चुअली जो बाइडन और कमला हैरिस तो फ्रंट है। मेन जो डेमोक्रेट पार्टी का 10 जनपद है ना, वो है ओबामा। अच्छा, ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो चला रहा है वो ओबामा चला रहा है। तो अब सुनिए, जब तक ट्रंप आएगा, वहां कार्यकाल, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, वहां कार्यकाल है 4 साल का। वो 20 जनवरी तक इतने प्रॉब्लम खड़ी कर जाएंगे, इतने कांटे हो जाएंगे ट्रंप के लिए, रिपब्लिकन के लिए, ताकि साल 2 साल, क्योंकि ट्रंप जो है वो देशभक्त है। जैसे यहाँ मोदी है वैसे वहां ट्रंप है। तो जैसे यहाँ सेकुलर बाकी पार्टियां, ऐसे वो डेमोक्रेट हैं, ओबामा वगैरह। तो ट्रंप ने बड़ा क्लियर डिक्लेयर किया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कंट्री के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं एलजीबीटी के अगेंस्ट हूँ, फैमिली टर्म्स को मानता हूँ, फैमिली वैल्यूज को मानता हूँ। मैं यहाँ पे अपने कंट्री का ही फर्स्ट रखूंगा, मैं उसको ग्लोरीफाई दोबारा करूंगा। अच्छा, अब इतनी बड़ी बात। और डीप स्टेट क्या है, क्या आप लोग जानते हैं डीप स्टेट होता क्या है? मैं जितना अगर आप अलाउ करें तो मैं बताना चाहूंगा डीप स्टेट होता क्या है। हाँ, देखिए, नहीं तो मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, फिर हम मुद्दे पे आए। डीप स्टेट वो होता है, इसका मैं आपको डिक्शनरी का मतलब बताता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा, फिर हम अपने बांग्लादेश पे आ जाएंगे। एक तरह की सरकार जो गुप्त और गैर आधिकारिक शक्तियों का उपयोग करके राज्य अपने लिए राजनीतिक के उसके लिए फायदे का काम करते हैं।
और अपने एजेंडा और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। दिस इज कॉल्ड डीप स्टेट। देखिए अब अपनी प्रॉब्लम है उनकी, अब कहां कहां हो रहा है देखो। जाने से पहले पूरे वर्ल्ड में कू करके जा रहे हैं। बांग्लादेश तो एक छोटा सा पार्ट है, इंडिया तो बिल्कुल महाने पे खड़ा है। आप बांग्लादेश के हिंदुओं की क्या मदद करोगे? हमारे अपने देश में बवाल के लिए तैयारी है। कैसे बताता हूं आपको। ये जो चल रहा है डीप स्टेट का, सबसे पहला जो इसको मार पड़, जो इसका सिम्टम आया, वो आया पेरिस से, यानी कि फ्रांस से। फ्रांस के अंदर वही लेफ्टिस्ट और जो नेशनलिस्ट लोग हैं, और कोई लेडी है वहां पे, पेन करके वो, और ये मैक्रो, मैक्रो जो है मिडल है, वो लेफ्टिस्ट है एक पार्टी, और ये राइटिस्ट है लेफ्टिस्ट। उन दोनों को क्लब करवाया डीप स्टेट ने कि ये राइटिस्ट ना आ जाए, नेशनलिस्ट लोग ना आ जाए। एक अब आते कनाडा में। कनाडा में ऑलरेडी लेफ्टिस्ट है। देखिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पार्टी के हिसाब से एक एक कंट्री बता, मैं जो बता रहा हूँ बांग्लादेश एक छोटा सा कुआं है, छोटा सा कुआं है। कनाडा में क्योंकि लेफ्टिस्ट है, ट्रंप ने धमकी दी है ट्रूडो को कि भाई सीधा हो जा, मैं आ रहा हूं, तेरे को निकाल कर दूंगा। ठीक, ये मैंने दूसरा कंट्री। अब तीसरा बांग्लादेश तो है ही है। बांग्लादेश में क्या झगड़ा है, एक द्वीप मांगा था नीचे उनको अड्डे के लिए, जो शेख हसीना ने मना कर दिया, जिसके लिए उसकी सरकार गिरा दी। और एक पीस, नोबेल पीस प्राइज वाला बंदा खून से रंगा हुआ है अब, हिंदुओं के खून से, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा, उसकी पीस प्राइज को वापस नहीं मांग रहा, नोबेल पीस प्राइज को। तीसरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, रोज आप खबरें सुन रहे हैं। मैं सारा डीप स्टेट के बता रहा हूं क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके जा रहे हैं वो। 20 जनवरी तक ये सब होगा। रशिया और यूक्रेन में, यूक्रेन को मिसाइल कौन दे रहा है? पहले तो सिर्फ आपने ड्रोन दिए, अब मिसाइल दे दिया, अब तो आप एटम बम देने की बात कर रहे हैं। चौथा कंट्री है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मैंने बता दिया। मैं अगर आपको रोकूं, मैं आपको रोकता हूं यहाँ पर। एक तो क्योंकि मतलब आपका एक टर्म बहुत, और हम, मेरे को लग रहा है थोड़ा हम वेवर्ड भी जा रहे हैं। मेरे को सिर्फ ये बताइए, बांग्लादेश में पहली बात तो ये डीप स्टेट और अमेरिका दोनों अलग अलग चीजें हैं। डीप स्टेट पैरेलल होता है डीप स्टेट। नो आई डोंट एग्री सर। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये भी कह रहा हूं सर, आपका एक्सपीरियंस, आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, हो सकता है मैं गलत हूं। डीप स्टेट मीन्स, देखिए एक तो होते हैं इलेक्टेड लोग, एक होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते और वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कई बार डीप स्टेट ही अपने कंट्री की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहती है या और राष्ट्रों की को थ्रो करना चाहती है। जैसे जॉर्ज सोरोस है, जॉर्ज सोरोस इज पार्ट ऑफ डीप स्टेट। जॉर्ज सोरोस ही वहां पे करा रहा है ये सारे ड्रामे, ये सब। और बेसिकली क्या है, ये रो क्यों नहीं रहे? रो इसलिए नहीं रहे क्योंकि जॉर्ज सोरोस से लेना देना है। नहीं, आप सिर्फ जॉर्ज सोरोस तो एक सिंबल है, एक नाम है। ओपन, इसकी ओपन सोसाइटी है जॉर्ज सोरोस की, जो आप बात कर रहे हैं। मिलिंडा फाउंडेशन है, मिलिंडा फाउंडेशन बिल गेट्स की जो वाइफ है। हिलेरी क्लिंटन की फाउंडेशन है। ग्रीन पीस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ये बताता हूं वहां क्या है, इनके पास फंड आते हैं, ये अपनी कंट्री को, देखिए हर जगह कंट्री अपनी नियमों के हिसाब से, यूएन की पॉलिसी उसके हिसाब से चलती है, बंधी हुई है। ये खुलेआम करते हैं। अब बांग्लादेश में मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बांग्लादेश, अब अभी तो डीप से मैं इंडिया की बात करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है, एक वो उकसा रहे हैं। 20 जनवरी से पहले आपको इससे भी बड़े चीजें नजर आएंगी इंडिया में और इंडिया के सराउंडिंग में। मैं पाकिस्तान में इमरान खान को किसने अचानक गिरा दिया, श्रीलंका किसने कर दिया, बांग्लादेश। सबके कूक करने का अंदाज देखो, राष्ट्रपति भवन में घुसना, वो सोफे पे बैठना, वो करना, कब्जे। मैं, आप बांग्लादेश में वो चाहते हैं कि इंडिया उकस के आए, वो वार करवाना चाहते हैं इंडिया में। इंडिया के, आप समझो, इंडिया डिप्लोमेटिक खेल रहा है। ये वो है कौन इंडिया में वॉर कराना चाहता है? डीप स्टेट फंडिंग है। अब तो डीप स्टेट के नाम आने शुरू हो गए, आपके एजेंट आ रहे हैं नाम। आपका बयान था, आपने कहा इंडिया में वो वॉर कराना चाहता है। आई वांट टू नो हु इज दिस वो? डीप स्टेट। डीप स्टेट इट मींस हु? डीप स्टेट मैंने आपको डेफिनेशन डायरेक्ट, ये जो मैंने गिनाए हैं, ओपन सोसाइटी सोरोस की,
मेलिंडा फाउंडेशन, ये इन पे बैन लगाया है। ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये मोदी जी ने जो एनजीओ पे बैन लगाए हैं, किस कारण लगाए हैं? कि जो फंडिंग आ रही थी, फंडिंग क्यों आ रही थी? आपको ह्यूमैनिटी के नाम से आ रही थी, चाइल्ड की कुपोषण के उससे आ रही थी। किसका काम क्या था? नहीं, इसका काम अब था इसका किसान इसका किसान जवाब आंदोलन में भी अगर फंडिंग है, जी जो जी सीए बिल्कुल। का वो भी फंडिंग है। अब जो किसान अभी अंदर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसका रूप है कि कहीं हो जाए। और पार्लियामेंट में जो हो रहा है सब डीप फंडिंग है, पैसे से हो रहा है, कोई तो ये कंफ्यूजन नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि मतलब मोदी गवर्नमेंट ठीक चल रही है ओवरऑल। भदौरिया साहब, मैं चाह रहा हूँ आप भी सुनिए बात, कि ओवरऑल कोशिश ये है कि कैसे भी फॉरेन का जो पैसा है उसका इस्तेमाल करते हुए, खुराना साहब यही आप यही कहना चाह रहे हैं ना, कि उसका इस्तेमाल करते हुए भारत में अनरेस्ट पैदा करा जाए और खुद ब खुद सत्ता पे आ जाए, और अंततः जो मुझे लगता है इसका निष्कर्ष यही होगा कि हिंदुओं को मारा जाए। नहीं नहीं, हिंदू तो देखिए, हिंदुओं को मारने का मतलब ये है इंडिया को उकसाना कि आ लड़ लड़। ये तो मोदी जी थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं, वो 20 तो कब जनवरी तक तक देखेगा सर? एक दिन बिता रहे नहीं जी, मैं हैं। भदौरिया साहब से पूछता हूँ, मैं बहुत टाइम हो गया भदौरिया साहब। भदौरिया साहब प्लीज हाँ, आप आइए डिबेट में। आप बताइए भदौरिया साहब की सरकार ने मतलब ओवरऑल क्या क्या प्लानिंग है? मतलब जैसे मान लीजिए ये मैंने तो ये आपको पता ही होगा, कल काफी डांट तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मोदी जी काफी स्ट्रिक्ट थे और काफी उन्होंने मतलब बताया है ढंग से, जो विपक्ष वाले भी हैं। लेकिन ये किस स्तर तक आ गए सर? हिंदू को इस देश में मतलब सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू को नागरिक कब समझा जाएगा? ऐसा लगता है हम तो हम देश में अनाथ है राजनीतिक तौर पर। देखिए, मैं संकेत जी आपको बहुत अच्छी एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जिस दिन नींव धरी गई थी, जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उस टाइम पहले प्रधानमंत्री बने थे वही, वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल हुई थी। उसी टाइम से हमारे देश में जो है ना, पहले दो बंटवारा होकर दो फाड़ कर दिए थे, भारत पाकिस्तान बना दिया। फिर जो है ना, आप एक जो है पाकिस्तान में से भी अलग बनाया, मगर दोनों ही आप ये देखिए मुस्लिम देश है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। और उतने ही मुस्लिम यहाँ छोड़े गए हिंदुस्तान के हाँ, अंदर। यही तो मैं कह तो रहा हूं, अगर वो दोनों मुस्लिम देश हैं तो भारत भी तो आंशिक तौर पर इस्लामिक राष्ट्र ही है। अरे आप देखो, ये जैसे कहा जाता है वक्फ बोर्ड के ऊपर कि भाई वो, सॉरी वक्फ बोर्ड के ऊपर, हाँ वक्फ बोर्ड से ही संबंधित है, जो मेंटेनेंस ऑफ क्या है खुराना साहब, वो क्या है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, कि जो 91। 15 अगस्त 1947 को जो जहां हो रहा था, उसके बाद में वही होता रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जहां पूजा हो रही है वहां पूजा होगी, जहां नमाज पढ़ी जा रही है वहां नमाज पढ़ी जाएगी। तो आप एक बात बताओ सर, और आपको मैं चाहता हूं आप अपनी पार्टी वालों को जाकर के पूछें कि अगर यही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट माना जाए, तो ये बताओ भाइयों कि खड़े होकर के वक्फ बोर्ड वाला दिल्ली में 6 मंदिरों पर अपना दावा कैसे ठोक सकता है? अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां गई? 15 अगस्त 1947 को वहां हो रही थी ना पूजा, तो तू कौन है बीच में बोलने वाला? इस देश को आंशिक तौर पर एक तरह से आप समझिए इस्लामिक राष्ट्र बना दिया है। और मैं नहीं जानता कि खुराना साहब का क्या रुख होगा, लेकिन सर मैं इतनी बात कहता हूं, मैं इसमें बिल्कुल भी मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियरली बताता हूं, सेक्युलरिज्म एक तरह से टूल बन गया है। ये कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, वो धार्मिक मामलों में नहीं बोलेगा। लेकिन यहां तो आपने वक्फ बोर्ड बना के धार्मिक मामलों में क्यों बोल रहे हो? मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाया? मत बनाओ। अब वो बनाया सो बनाया, आपने वहां के हिंदुओं बेटियों को जो बोला। आप सोचो सर, एक बात बताओ, मतलब मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करके पूछ ही सकता हूं कि सीए का विरोध कर रहे थे केजरीवाल साहब। भदौरिया जी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। सीए का विरोध कर रहे थे केजरीवाल साहब, और उन्होंने कहा था कि जो भी पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह से हिंदू होंगे वो यहाँ पर चोरी चकारी करेंगे दिल्ली में इत्यादि। कहीं जी, ना कहीं बांग्लादेश में बह रहे हिंदू खून के लिए ऐसे सेकुलर नेता ही जिम्मेदार तो नहीं जो सीओ का विरोध कर रहे थे? निश्चित तौर पे आप संकेत जी एक बात को मान के चले, हमने क्या कहा शुरू से ही कि हमारे देश में सत्ता हासिल करने के लिए ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो, उसी में एक केजरीवाल भी शामिल हो गया है। केजरीवाल के साथी कुमार विश्वास जो एक आज के समय में बहुत बड़े कवि है, तो उनकी पार्टी भी छोड़ के आ गए। उन्होंने भी इस बात को कहा था
कि जब पंजाब का चुनाव चल रहा था तो खालिस्तानी के साथ बैठ के ये मीटिंग करते थे। हमने कहा भी कि आप ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़े, ये तो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल का वहां स्टेटमेंट ये था, ये उन्होंने कुमार विश्वास ने कहा है, क्योंकि उस टाइम उनके बहुत बड़े साथी थे, कि तो क्या हो गया, टूट जाएगा, अलग एक देश बन जाएगा, मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो ये इस तरह की सोच वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते कि देश एकजुट रहे। तो मैंने लौट के मैं आपको वही लाना चाहूंगा कि जब भारत आजाद हुआ तो ये ही इसी तरह की नींव रखी गई। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर को शुरुआत में भारत से अलग क्यों किया गया, क्यों वहां धारा 370 लगाई गई, 35 वहां लगा के भारत के सारे नियम कानून वहां खत्म कर दिए गए, भारत के तिरंगा की वहां कोई मान्यता नहीं रही। ये किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अपने यहीं पर चलिए जवाहरलाल नेहरू ने जो किया सो किया। मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूं, बांग्लादेश से क्या हम पूरा ट्रेड बैन कर देंगे? देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू है उनकी बिल्कुल जो है ना, भारत सरकार हर तरह से उनकी रक्षा करेगी। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह चुके हैं, हमारा एक डेलीगेशन भी बांग्लादेश होके आया है और उनकी सरकार को सख्त हिदायतें देके आया है। अगर वो इस बात में नहीं मानते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिससे हम बांग्लादेश को नेस्त नाबूद कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ा आपने बहादुरी की स्टेटमेंट दी है। क्यों खुराना साहब, सही दिए कि नहीं? तो मैं जो बार बार जो जिस बात का मुझे फियर है कि देखिए, बांग्लादेश आपको उकसा रहा है हिंदुओं को मार मार के, उनके साथ अत्याचार करके, ताकि आप गुस्से में आए और आप अटैक करें। देखिए मैं बीच में दो शब्द अपने कहना चाहूंगा, मैं आपकी बात काटना नहीं चाह रहा हूं। मैं आपको खुराना साहब बहुत अच्छी एक बात बताना चाहूंगा। ये जो हमारे यहाँ हम जो कृषि के जो 3 बिल लेके आए थे, वो 100% कृषि जो किसान हैं उनके हित के थे। मगर जिस तरह से भारत में वो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को सरकार खूब अच्छी तरह से जानती थी कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये किसान के कंधे पे रख के फायर सरकार के ऊपर करना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि सरकार किसी तरह से बौखला जाए और सरकार गोलियां चलवा दे, हमें एक मुद्दा मिल जाए। देखिए सरकार ने कितने लोग मरवा दिए, मगर हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत आगे की सोचते हैं। जब उन्होंने 3 बिल वापस लिए थे अपने ही किसान हित के, उन्होंने आके मंच में क्या कहा था कि हम बिल लाए थे किसान हित के लिए और किसान हित इसमें फायदा था, मगर मैं वापस देश हित में ले रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि देश में कुछ तरह के दंगे हो, इसलिए इन बिल को वापस ले रहा हूं। ना कि कोई डर के लिए थे, सिर्फ देश में से, क्यों हम नहीं चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पूर्ण रूप से जो किसान तो थे ही नहीं वहां, तो पूरे वो कोई खालिस्तान समर्थक थे, कोई दूसरे संगठनों के समर्थक थे, और मोटा पैसा मिल रहा था। वो हमारा जो एक टिकैत है, जो टिकैत क्या उसको डकैत कहेंगे, उसने कई करोड़ रुपए उसमें किसान नेता बन के लूटा है। आज भी बिल्कुल। और ये आज भी उसी तरह की भाषा बोल रहा है। तो ये हमारे यहाँ वो लोग हैं कि ये अब पैसे के लिए अपने देश का सौदा करने वाले हैं। तो इन लोगों से मोदी जी आज उन्हीं को तो निपटा रहे हैं एक एक करके। तो ऐसे लोग मोदी जी को कोई मोदी की जय जयकार तो करेंगे नहीं। एक बहुत अच्छी बात खुराना साहब आपको और बताऊं आपकी नॉलेज के लिए, जब हमारी 2014 में सरकार आई थी तो लुटियन जोन में जो सबसे वीवीआईपी क्षेत्र है और वहां के बंगलों की जो आज की वो बताएं, अगर आप रेंट में भी लेना चाहो तो महीने का 1.5 से 2 करोड़ रुपए रेंट होगा। पहले तो वो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो वीवीआईपी है और सरकारी बंगले हैं, 1-1, 2-2 एकड़ में बने हुए। ऐसे 2,500 बंगले थे जो कांग्रेस सरकार ने ऐसे लोगों को दे रखे थे कि ना तो वो सरकार का कोई मतलब सरकार से जुड़े हुए थे, ना ही उनका कोई सामाजिक था, खाली वो एनजीओ वाले थे। और वो एनजीओ ऐसे थे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। कुछ उसमें छुटभैया पत्रकार थे जो डेली कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस की तारीफ में 2 लाइनें लिखा करते थे। तो आते ही पहले वो अपने 2,500 बंगले खाली कराए, जबकि वो उसमें रह रहे थे 30-35 साल से रह रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था उन्हें। तो अब बताइए, जब वो 2,500 हमने निकाले हैं तो वो कोई हमारी जय जयकार करेंगे, मोदी की जय जयकार करेंगे? इसी तरह से